नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। पुलिस एनकाउंटर्स फिर एक बार चर्चा में हैं। दरअसल बीते साल अगस्त में ठाणे पुलिस ने अक्षय शिंदे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। ये शख्स जिस स्कूल में काम करता था, वहां की एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप इसके ऊपर लगा था, जिसके बाद जन आक्रोश उमड़ पड़ा। ये घटना एक बड़ा राजनीतिक मसला बन गई और फिर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक दिन खबर आती है कि नवी मुंबई के तलोजा जेल से बाहर ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी में जब इसे ले जाया जा रहा था, तो इसने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया। एनकाउंटर में इसकी मौत हो गई। लेकिन इस शख्स के घर वाले इस बात पर, पुलिस की कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद में एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। और अब उस मजिस्ट्री जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कि उन 5 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया गया है फर्जी एनकाउंटर करने का, जो कि इस एनकाउंटर में शामिल थे, जिन्होंने कि अक्षय शिंदे को मारा था। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये पता चलता हो कि अक्षय शिंदे ने पुलिस पर हमला किया था, और पुलिस अगर वो भागने की कोशिश कर भी रहा था तो पुलिस आसानी से स्थिति को संभाल सकती थी। अब इस रिपोर्ट के बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्या का मुकदमा चलाने को कहा है उन 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ। जब ये एनकाउंटर हुआ था, उसके पहले चुनावी माहौल राज्य में गर्म था। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों फिर से सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और ऐसे वक्त में जब ये एनकाउंटर की खबर आई तो सत्ताधारी पार्टियों ने इसे जमकर भुनाया। उस वक्त में जगह जगह पर देवेंद्र फडणवीस की वो तस्वीर लगाई गई जिसमें उनके हाथ में रिवॉल्वर दिख रहा है, और इस एनकाउंटर के ज़रिए ये क्रेडिट लिया गया कि अगर कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देता है, कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है, तो फिर उसे सरकार सबक सिखा देती है। तो एक राजनीतिक तौर पर एनकाउंटर्स को हथियार के तौर पर एक औजार की तरह जो है इस्तेमाल करने की चर्चा हुई उस दौरान। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब पुलिस एनकाउंटर्स को एक राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। अगर आपने फिल्म सत्या देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें एक सीन है जहां पर मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर अमोद शुक्ला के साथ में बातचीत कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं। अमोद शुक्ला का किरदार परेश रावल ने निभाया था, और वहाँ पर मुख्यमंत्री अमोद शुक्ला को ये कहते हैं कि कमिश्नर साहब, आपको जो ठीक लगे वो करिए, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट दी गई है, बट प्लीज़ क्लीन द सिटी, शहर को साफ़ कीजिए। और उसके बाद उस फिल्म में ही एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और गैंगस्टर्स को पकड़ पकड़ कर मारा जाता है। बताते हैं कि सत्या फिल्म का वो सीन एक असली घटना से प्रेरित था। 90 के दशक की बात है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, और मुंबई में रोज़ाना शूटआउट्स होते थे। फिल्मी हस्तियों को मारा जाता था, बार मालिकों को, मिल मालिकों को मारा जाता था, कारोबारियों को मारा जाता था, धमकी भरे फ़ोन आते थे। रोज़ाना जो है खून बहता था मुंबई की सड़कों पर, और हालत इतनी ख़राब थी कि ना केवल मीडिया, विपक्ष, बल्कि केंद्र सरकार ने भी महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे थे इस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के ऊपर। ऐसे वक्त में गोपीनाथ मुंडे ने बड़े पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, और उसमें उन्होंने ये साफ निर्देश दिया था कि पुलिस को जो ठीक लगे वो करे, लेकिन शहर को साफ करे। यानी कि एक तरह से छूट दे दी गई थी मुंबई पुलिस को कि वो एनकाउंटर्स को अघोषित नीति के तौर पर जो है अपनाए और गैंगस्टर्स को मारना शुरू करे। और उसके बाद जैसा सत्या फिल्म में दिखाया गया था, हकीकत में वैसा ही हुआ। पुलिस गैंगस्टर्स को पकड़ पकड़ कर मारने लगी, चाहे वो दाऊद गैंग के सदस्य हों, छोटा राजन गैंग के हों, अरुण गवली के हों, या अश्विन नायक गैंग के सदस्य हों। और इस नीति के नतीजे भी आए। हर साल करीब 100 के आसपास गैंगस्टर्स को मारा जाता था। इस सदी की शुरुआत आते आते मुंबई में अंडरवर्ल्ड की कमर टूट गई। लगभग सभी गैंग खत्म हो गए, और इन गैंग के जो मुखिया थे, ज़्यादातर जो है वो जेल में चले गए, सलाखों के पीछे हैं अब भी। तो नतीजे तो आ गए इस नीति के, लेकिन ये दोधारी तलवार भी साबित हुई। अच्छा, गैंगस्टरों को एनकाउंटर्स में मारने की इस अघोषित नीति की मुंबई वाली सफलता को देखकर कुछ दूसरे राज्यों ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
कर्नाटक ने इस्तेमाल करना शुरू किया, पश्चिम बंगाल ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, गुजरात में भी कई सारे एनकाउंटर्स हुए और वहाँ पर भी जिस तरह से मुंबई में सफलता मिली, वहाँ पर भी सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एनकाउंटर्स की नीति अपनाई 2017 में, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये नीति दोधारी तलवार भी है। अक्सर पुलिस एनकाउंटर्स के बाद ये आरोप लगे कि इस तरह से मानवाधिकार का हनन होता है। पुलिस अधिकारी खुद अपने आप जो है वो ना केवल जांच अधिकारी होते हैं, बल्कि इसके साथ वो जज की भी भूमिका निभाते हैं, खुद ही सज़ा भी सुना देते हैं और खुद ही जल्लाद की भी भूमिका अदा करते हैं, सज़ा पर अमल भी कर देते हैं, यानी कि सजाए मौत दे देते हैं उस कथित अपराधी को। तो फिर कानून का क्या काम है? और ये भी आरोप लगे कि राजनीतिक शख्स जो है अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए भी एनकाउंटर्स की नीति का इस्तेमाल करते आए हैं। अब जब ऐसे एनकाउंटर्स की न्यायिक जांच होती है तो कई बार जो है पुलिसकर्मी भी फंस जाते हैं और राजनेता भी कई बार इसकी चपेट में आ जाते हैं। राजनेताओं को भी जेल जाना पड़ता है, जैसा कि गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में हुआ था। वैसे आमतौर पर जो निचले दर्जे के अधिकारी होते हैं वही पकड़े जाते हैं और बड़े अधिकारियों को क्लीन चिट मिल जाती है, मंत्रियों को क्लीन चिट मिल जाती है, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन जो अधिकारी फंसते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे साथ यूज़ एंड थ्रो की नीति अपनाई गई। तो कुल मिलाकर यह है कि एनकाउंटर्स की नीति नतीजे तो देती है, लेकिन ये दोधारी तलवार भी होते हैं, क्योंकि कई बार पुलिसकर्मी जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, उन्हें जिस तरह की अहमियत मिलती है सरकार की तरफ से, जिस तरह की छूट मिलती है, रियायत मिलती है, वो जितने पावरफुल हो जाते हैं तो अपनी उस ताकत का गलत इस्तेमाल भी करने लगते हैं। कई बार वे निजी स्वार्थ के लिए भी काम करने लग जाते हैं और ऐसे में वे दोधारी तलवार साबित होते हैं। मुंबई में भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। कैमरामैन कल्पेश के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।